हमें सरकार से ये पूछना होगा कि आखिर आपका कहां से ये तंत्र फेल हुआ। आतंकी इतने अंदर तक कैसे घुस के आए। कोई ऐसी बात करें जो देश की अस्मिता के खिलाफ हो और दुश्मन उसे हमारे देश के खिलाफ प्रयोग करेगा तो मैं एक फौजी का बेटा हूं, मैं तो सामने आऊंगा। हमारी नेहा जी उसमें भी टीआरपी देख रही हैं, फैशन देख रहे हैं कि उनको फैशन वाले मुद्दे चाहिए। शर्म आती है इस बात पर मुझे। इन्होंने लोक गायन को भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में स्थापित किया है। शारदा सिन्हा जी जो अब हमारे बीच नहीं रही, वो हमारे लिए पूजनीय हैं। मालिनी अवस्थी जी हैं, वो लोक गायन को लेकर पूरे देश में जा रही हैं। मेरी मातृशक्ति से मेरी बहनों से निवेदन है, धर्म सनातन की गौरव तुम खुद को भूल नहीं जाना, कोशिश लाख करे कोई पर बहकावे में मत आना। मायावी मृग के प्रस्तावों को स्वीकार नहीं करना, जो नफरत के लायक है तुम उससे प्यार नहीं करना। समझौते का भी दबाव आया और धमकी भी आई, लेकिन राष्ट्र की अस्मिता की जहां बात है वहां ना तो कोई समझौता हो सकता है ऐसे लोगों से और ना उनकी धमकियों से डरा जा सकता। राजनीति अगर डगमगा रही है तो वो डगमगाती राजनीति को संभालने की बात नहीं हो रही, यहाँ तो छिछलेपन पे जाके टीआरपी लेने की बात है, फॉलोअर्स बढ़ाने का उद्देश्य है। जब मैंने एफआईआर दर्ज कराई, मैं सीधा स्पष्ट करना चाहता हूं कि भाजपा के एक सामान्य कार्यकर्ता तक को नहीं पता था कि अभय सिंह निर्भीक इस देश का एक सामान्य नागरिक नेहा सिंह राठौर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने जा रहा है। पूछ रहा हूं सीएम के संग सभी जिलों के डीएम से, प्रश्न है मेरा दिल्ली की कुर्सी पर बैठे पीएम से, भ्रष्ट दलालों से सत्ता में साझेदारी किसकी है और किसानों की मृत्यु की जिम्मेदारी किसकी है। नमस्कार दोस्तों, जीती जिंदगी के सार्थक संवाद में आपका स्वागत है। मैं संजीव श्रीवास्तव आज एक नए व्यक्तित्व, नए चेहरे के साथ आपके सामने उपस्थित हूं और बड़ा मजा आएगा। अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आज जो बातें होने वाली हैं वो थोड़ा सा हट के होंगी, क्योंकि मैं बेटियों का समर्पित गीतकार हूँ, गायक हूँ और आज इस मंच पे कह सकता हूँ कि बेटी विद्रोही से मैं आज बात करने जा रहा हूँ। हमारे साथ यहाँ पर अभय सिंह निर्भीक एक कवि हैं जो बहुत प्रतिष्ठित कवि हैं और आप उनको जरूर जानते होंगे, मंचों पर देखा होगा, सुना होगा। आज विशेष अवसर पर मैंने आपको आमंत्रित किया, आपका समय लिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। माफ़ी चाहूँगा गुस्ताखी की कि मैंने बेटियों का विद्रोही कह दिया, हालांकि ये तो एक बेटियों की बात है। हाँ, मुझे थोड़ा सा अखरा है। नेहा सिंह राठौर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। नेहा सिंह राठौर को कौन नहीं जानता, लेकिन उस परिप्रेक्ष्य में नहीं जानता जिस परिप्रेक्ष्य में नारी को जाना जाना चाहिए। दोस्तों, सवाल पूछने का अधिकार सबको होता है, सब पूछते हैं। इससे पहले कि मैं उन सब चीज़ों पर बात शुरू करूं, मैं आपसे वही निवेदन दोहराना चाहूँगा कि मेरी एक अर्श फाउंडेशन एक संस्था है जो बेटियों से संबंधित, कलाकारों से संबंधित, सिंह साहब बहुत दबे कुचले लोगों के संबंधित इस पे हम काम करते रहते हैं अर्श फाउंडेशन से। बहुत सुंदर। और सांस्कृतिक आयोजन करते रहते हैं। मेरे जैसे अगर किसी को मंच ना मिला और वो कलाकार है तो मैं मंच भी उसको प्रोवाइड कराता हूँ। बहुत बधाई के पात्र हैं आप इसके लिए। और ऐसी चीज़ों को मैनेज करने के लिए लक्ष्मी की बड़ी जरूरत पड़ती है। तो मेरा एक बारकोड जा रहा होगा, अगर आपकी नेक कमाई में से कुछ लगता है कि ऐसे कामों के लिए देना चाहिए तो आपको आत्मसंतुष्टि भी मिलेगी और हमारा काम भी हो जाएगा। तो आइए सीधे सीधे मुखातिब होते, थोड़ा सा परिचय दूंगा, बाकी सब आप इंटरनेट से निकाल लेंगे। आज की डेट में बहुत वायरल हैं। नेहा सिंह राठौर विधायक बनने की इच्छुक तो थी ही। मैं किसी का विद्रोही नहीं हूं, किसी का बुराई नहीं करना चाहता हूं, लेकिन अभय सिंह निर्भीक जी ने एक निर्भीकता दिखाते हुए अभी लखनऊ के हजरतगंज से एक एफआईआर ठोक दी उनके ऊपर। मैं यहीं से शुरू करना चाहता हूं कि क्यों ऐसा आपके मन में आ गया। देखिए आदरणीय संजीव जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक एक अपना संदेश पहुंचाना चाहता हूं। हम लोग उस देश के वासी हैं जहां हमारी एक धारणा है, हमारा एक कर्तव्य है और कि यत्र नार्यस्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये वो भारत है जहाँ नारियों की पूजा की जाती है, वहाँ देवता वास करते हैं, ये वो देश है। लेकिन मुझे जैसे कि आपने अभी एक शब्द थोड़ा सा एक शब्द से नवाजा, नारी विद्रोही, बेटी विद्रोही, मैं बेटी विद्रोही बिल्कुल नहीं हूँ।
मैं इस भावना के विद्रोही हैं। इस भावना का विद्रोही हूं और ऐसे विषयों का विद्रोही हूं जो देश के खिलाफ प्रयोग किया जाता हो। देखिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी इस देश के प्रत्येक नागरिक के पास है। आपके पास भी है, मेरे पास भी है, आपके सभी दर्शकों के पास भी अभिव्यक्ति की आज़ादी है और इसका प्रयोग हमें खुल के करना चाहिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए। लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर हम कभी ये बात को हमेशा ध्यान में रखें कि कभी कोई ऐसी बात ना करें, कोई ऐसा कंटेंट ना बनाएं जो कहीं देश के खिलाफ जाता हो। उन्होंने कुछ ऐसा ही किया। उसके पहले उनके तमाम गीत बहुत वायरल हैं, जिसमें काबा, यूपी में काबा, बिहार में काबा और तमाम बहुत सारे गीत उनके वायरल हैं। वो उन्होंने कहीं ना कहीं समाज के लिए, ठीक है, अपने दृष्टि से उन्होंने अपनी बात रखी और समाज की बात की। लेकिन आज जब पहलगाम में देश की आत्मा पर पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों ने बहुत बड़ा चोट दिया, उस चोट के बाद जहां पूरे देश में एक आक्रोश का माहौल था और अभी भी है, उस आक्रोश के माहौल में जहां पूरा विपक्ष, ओवैसी जैसा विपक्ष का एक बड़ा नेता, अन्य सभी विपक्षी दल के सभी नेता एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की सत्ता के साथ और देश की सेना के साथ खड़े हैं, उन सब का एक स्वर में यह कहना है कि भारत इस कायराना हमले का बड़े से बड़ा उत्तर देश की तरफ से पाकिस्तान को दे। पूरा विपक्ष उस सरकार के साथ है। लेकिन ऐसी स्थिति में थोड़ी सी टीआरपी की प्यास में अगर नेहा राठौर जी ने कुछ ऐसा किया जिसका प्रयोग दुश्मन देश पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं हमारे देश के खिलाफ किया, पाकिस्तान में उनके वो वीडियो ट्रेंड किए गए, वायरल हुए, जहां हमारे देश की खिल्ली उड़ाई जा रही है और लिख रहे हैं लोग कि हिंदुस्तान की बेटी से सुनिए पहलगाम हमले की सच्चाई। देखिए, पहलगाम हमला कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस पर प्रश्न करने का अधिकार नेहा जी को भी है, आपको भी है, मुझे भी है, देश के प्रत्येक नागरिक को है। बिल्कुल, हमें सरकार से ये पूछना होगा कि आखिर आपका कहां से ये तंत्र फेल हुआ, आतंकी इतने अंदर तक कैसे घुस के आए, ये प्रश्न सब कर सकते हैं। लेकिन ये हमला भाजपा ने प्रायोजित करके चुनाव के लिए करा दिया बिहार के, ये आप कैसे कह सकती हैं? इस एक लाइन ने आपको भाजपा का नुमाइंदा बना दिया। नहीं, मैं भाजपा का नुमाइंदा नहीं हूं, मैं देश का नुमाइंदा हूं। अगर यही आरोप किसी और दल पे लगता, देश के इस ऐसे स्थिति में, देश की ऐसी परिस्थिति में अगर किसी भी दल पे लगता, तब भी मैं यही बात कहता। आप कैसे कोई भी कैसे सिद्ध कर सकती हैं? आप देश की इंटेलिजेंस से बड़ी हो गई हैं क्या? क्या प्रमाण है आपके पास? आप कैसे सिद्ध करेंगी कि ये हमला किसी भी पार्टी ने अपने चुनावी हित के लिए कराया है? या मैं अभी कहने लगूं, आप कहने लगी कि ये हमला तो कांग्रेस ने अपना माहौल बनाने के लिए कराया? कैसे हम कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या प्रमाण है हमारे पास? इसलिए ऐसी बातों से, जब देश कहीं संकट काल में है, हमारी सेनाएं उस समय अलर्ट पर थी। अब तो एक तरह से युद्ध का माहौल है, युद्ध लगभग थोड़ा शुरू ही हो चुका। मैं औपचारिक रूप से नहीं कह सकता, अभी तो हम पाकिस्तान के किए कराए का उत्तर सिर्फ दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर हम कोई ऐसी बात करें जो देश की अस्मिता के खिलाफ हो और दुश्मन उसे हमारे देश के खिलाफ प्रयोग करेगा, तो मैं एक फौजी का बेटा हूं, मैं तो सामने आऊंगा और बात करूंगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के दिए गए संविधान का सहारा लूंगा और कानून की शरण में मैं गया और मैंने ये एफआईआर दर्ज कराई। बिल्कुल, एफआईआर आपने दर्ज करा दी और कहीं ना कहीं आपने उनके उद्देश्यों में उन्हें एक पायदान और ऊपर कर दिया। देखिए, अगर अब इसके लिए मैं एक शब्द मुझे अभी नहीं याद आ रहा है, लेकिन होता है कि कुछ लोग जब उन्हें नकारात्मकता से ही आगे बढ़ना है, निगेटिव शक्तियों को ही लेके आगे बढ़ना है, तो इसको कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि उनका उद्देश्य यही है कि हम नकारात्मकता के तहत अपने फॉलोअर्स बढ़ाएं, अपने व्यूवर्स बढ़ाएं। मेरा ये उद्देश्य बिल्कुल नहीं है कि कोई व्यक्ति नकारात्मकता से मैं अपना कोई कारोबार चलाऊं, मैं ऐसा नहीं चाहता। मैंने देश के हित में ये निर्णय लिया और एफआईआर दर्ज कराई। ये उनका अपना प्रोपोगंडा है, मेरा अपना उद्देश्य है। मैं देश के साथ खड़ा हूं, देश के साथ रहूंगा। देश के साथ तो खड़े हैं, लेकिन उनके कुछ समर्थकों का कहना यह भी है कि उनके साथ उनके ऊपर एफआईआर कराने से आपकी भी टीआरपी बढ़ रही है। देखिए, मेरी टीआरपी और उनकी टीआरपी को सब चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ईश्वर की कृपा से
मैं जिस क्षेत्र में हूँ, मैं कविता के क्षेत्र में हूँ, वीर रस की कविताएं लिखता हूँ, देश भर के मंचों पर अपनी कविताएं लेकर जाता हूँ और उससे मेरा इतना गुजारा सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। मुझे काम भर के मेरे अपने फॉलोअर्स भी हैं, अपनी काम भर की टीआरपी भी है, मेरी अपनी मार्केट भी है। मुझे इस तरह के नकारात्मक शक्तियों के साथ कोई टीआरपी नहीं चाहिए। मैंने किसी टीआरपी के लिए ये काम नहीं किया। ये नेहा जी को मुबारक हो, क्योंकि उनका शुरू से ये प्रोपोगंडा रहा है, उनकी पूरी टीम का, उनके दल का ये प्रोपोगंडा है कि कितना भी निगेटिव आप जितना बोलेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। वो अपना उनका ये उद्देश्य, उन्हें ही मुबारक हो। मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। मित्रों, मैं बात बताते चलूं कि अभय सिंह निर्भीक एक ऐसा नाम है जो किसी टीआरपी का मोहताज नहीं है। वैसे कवि, लेखक जो होता है ना, लेखनी जिसकी चलती, सरस्वती पुत्र जो होता है, उसको किसी टीआरपी का मोहताज नहीं होता है। वो अगर उसकी कलम में ताकत है, माँ सरस्वती ने उसके शब्दों में जान दे दी है ना, तो फिर वो कहीं भी चमक सकता है। एक अदत आसमान चाहिए उसको, एक मंच चाहिए होगा, और वो अभय सिंह जी के पास है। ईश्वर की कृपा से बहुत मंच है मेरे पास और सकारात्मकता वाले मंच है। मुझे कभी देश के खिलाफ बोल के या किसी के भी खिलाफ बोल के मंच पाने की कोई मेरी ना तो लालसा है ना मेरी आवश्यकता है। मैं पॉजिटिविटी के साथ, सकारात्मकता के साथ कविताएं पढ़ता हूं, देश के मुद्दों को लेकर मंचों पर जाता हूं, समाज के मुद्दे उठाता हूं, हिंदुस्तान के मुद्दे उठाता हूं, सनातन के विषयों को अपने कविता के माध्यम से मंचों पर लेकर जाता हूं। मैं इसी में खुश हूं। मुद्दे तो वो भी उठाती हैं, ऐसा तो नहीं कि मुद्दे वो नहीं उठाती हैं, लेकिन हर व्यक्ति का प्रेजेंटेशन अलग अलग होता है। मैं इस पर आपको बताना चाहूँगा, वो मुद्दे जरूर उठाती हैं, लेकिन उनके मुद्दे, अभी उन्हीं का एक वीडियो इन दिनों खूब ट्रेंड कर रहा है। वो खुद स्वयं बोल रही हैं कि अगर मैं पहलगाम हमले पर बात ना करूं, इस पर प्रश्न ना उठाऊं। देखिए, मैंने पहले कहा पहलगाम हमले पे प्रश्न उठाना अधिकार है, उठाना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन पहले मैंने इसी बात में इंटरव्यू में बोला है आपसे, साक्षात्कार में, कि उसे हम ये आरोपित कर दें कि ये फला ने करा दिया है, ये गलत है, जब तक हमारे पास कोई प्रमाण ना हो। लेकिन उनका ही ये कहना है कि अगर इस विषय पर मैं बात ना करूं तो किस पे बात करूं? बेरोजगारी पे, शिक्षा पे, चिकित्सा पे। ये सब विषय तो भाजपा के लिए या सत्ता दल के लिए आउट ऑफ फैशन हो गए हैं। अरे नेहा जी, आप ये कैसे कह सकती हैं? अगर आप समाज की आवाज उठाने के लिए समाज में आई हैं और समाज ने आपको स्वीकार किया है कि ये जनता के मुद्दे उठाती हैं, तो आपको गड़े मुर्दे भी उखाड़ने पड़ेंगे। आप स्वयं, इसका मतलब इससे तो यही सिद्ध होता है कि आप टीआरपी की भूखी हैं। आपको फैशन वाले विषय चाहिए, आउट ऑफ फैशन विषय आप नहीं लेके आना चाहती। कवि का, साहित्यकार का, पत्रकार का और कलाकार का, सबका ये धर्म होता है कि हम समाज के मुद्दों को उठाएं। उसमें हमें टीआरपी या फैशन नहीं देखना चाहिए। लेकिन मुझे बड़ा कष्ट है इस बात का कि हमारी नेहा जी उसमें भी टीआरपी देख रही हैं, फैशन देख रहे हैं, कि उनको फैशन वाले मुद्दे चाहिए। शर्म आती है इस बात पर मुझे। बहुत अच्छी कवित्री हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं। नहीं, मैं उन्हें कवित्री नहीं मानता, बिल्कुल नहीं मानता। लेकिन और ना तो मैं उन्हें लोक गायिका मानूंगा। लोक गायिका, अगर आपको उनको चाहूंगा कि देखें कि हमारे देश में कैसी पूजनीय लोक गायिकाएं हुई हैं जिन्होंने लोक गायन को भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में स्थापित किया है। शारदा सिन्हा जी, जो अब हमारे बीच नहीं रही, वो हमारे लिए पूजनीय हैं। मालिनी अवस्थी जी हैं, वो लोक गायन को लेकर पूरे देश में जा रही हैं। संजोली पांडे एक नया युवा नाम है हमारे अवध क्षेत्र का, जो लोक गायन को लेकर पूरे देश में, विश्व में जा रही हैं। मैथिली ठाकुर, मेरे रोए खड़े हो गए हैं। छोटी सी बच्ची, मेरा मन करता है कि वो मिलेंगी और पैर छूंगा मैं उनके। ये है लोक गायन, ये है लोक गायन के लिए तपस्या, और ये है लोक गायन के लिए उनकी की गई मेहनत। लोक गायन के नाम पे हम थोड़ा सा मटक के इधर उधर की अनाप शनाप तुकबंदी करके अगर उसे गा दें ढोलक की थोड़ी सी थाप पे, तो ये लोक गायन नहीं है। निवेदन है, आप इस लोक गायन को कलंकित मत कीजिए। इसे जो हमारे लोगों ने अपने मेहनत के पसीने से सींचा है, उसे आगे बढ़ने दीजिए। मैं नेहा जी से निवेदन करूंगा, प्लीज। मैं भी बेटियों के लिए लिखता रहता हूँ जी। तो मैंने सोचा था, आपसे मिलने के पहले मैंने सोचा था कि जब आप मिलेंगे तो मैं पूछूंगा कि एक गीत मैंने लिखा था कि बेटी को पढ़ाइए लिखाइए जरूर, ताकि जिंदगी में ना हो मजबूर। एक लाइन इसकी बड़ी मार्मिक है, पंख दिए रब ने
उड़ने दीजिए हुजूर हाँ। ताकि जिंदगी में ना हो मजबूर। तो मैं आपसे क्या कहता कि यार पंख दिए हैं, चलने दीजिए। बिल्कुल पंख दिए हैं, लेकिन उन पंखों का उपयोग हम सही दिशा में करें कि उसको अच्छी उड़ान में ले जाएं। हम सोफिया बने, हम व्योमिका सिंह बने, हम उन्हें सैल्यूट करते हैं आज आपके इस चैनल के माध्यम से। हमें अपने उन पंखों का, हमारी मातृशक्ति को ये प्रयोग करना है। इस तरह से देश के खिलाफ प्रयोग हो, ये ना हो। उस पंख का इतना गलत उपयोग ना करने पाए कोई। कई काव्य संग्रह आपने संपादित किया है जी, है ना। उस काव्य संग्रह से मैं चाहूंगा कि आप जैसा कवि हमारे मंच पे यहाँ पर हमारे साथ बैठा हुआ है, तो जो उस काव्य संग्रह से कुछ अगर आप हमारे समाज को दे सके, हमारे दर्शकों अभी को आपने बेटियों की ही बात की, आप अनुमति दे तो मैं बेटियों को ही अपनी एक रचना ये तो मेरा सौभाग्य होगा कि मेरे सामने बेटियों के लिए बेटियों पर ही एक रचना अपनी जो देश के मंचों पर पढ़ता हूं और एक मिशन के रूप में पढ़ता हूं। इन दिनों एक विषय है पूरे देश में, एक कोढ़ की तरह फैला हुआ है, मैंने शब्द पर ध्यान दीजिएगा जी, वो है लब जेहाद। मैं अपनी मातृशक्ति से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, मेरी अपनी बहनों से, और मेरा ये संदेश, चूंकि ये आपका चैनल विशेष रूप से और आप बेटियों के लिए काम करते हैं, इसलिए मेरी बात, मुझे उम्मीद है, देश की सभी बेटियों तक पहुंचेगी। मैं अपनी मातृशक्ति से अपनी बहनों से निवेदन करता हूं हाथ जोड़ के, और आप उसे स्वीकार कीजिएगा। विषय वही है कि जब हमारी बहनें 36 टुकड़ों में कट के फ्रिज और सूटकेस में भरी जाने लगी, तब मैं पूरे देश की एक बड़ी समस्या का, ये जो मैंने समाधान वीरभूमि मेवाड़ में देने का एक प्रयास किया है कि धर्म सनातन की गौरव तुम खुद को भूल नहीं जाना। मेरी मातृशक्ति से मेरी बहनों से निवेदन है, धर्म सनातन की गौरव तुम खुद को भूल नहीं जाना, कोशिश लाख करे कोई पर बहकावे में मत आना, मायावी मृग के प्रस्तावों को स्वीकार नहीं करना, जो नफरत के लायक है तुम उससे प्यार नहीं करना, भेष बदलकर बन जाते ये मिश्रा यादव शिंदे हैं, प्रेमी जिनको समझ रही हो हबसी और दरिंदे हैं, बहनों तुम पर बाबर खिलजी का उन्माद नहीं होगा, पद्मावती से सीखोगी तो लब जेहाद नहीं होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत आभार। मैं चाहूंगा कि दर्शकों के पास अगर ये कविता जा रही है तो इस कविता के अंश को हर माँ बहनों बेटियों के पास जरूर भेजिएगा, क्योंकि वाकई में ये ऐसा संदेश है जो समाज में हर व्यक्ति का ये दायित्व बनता है कि भ्रमित ना हो। सिंह साहब, आप भी सिंह हैं, नेहा सिंह राठौर भी सिंह हैं जी, और आप भी कवि हैं। अब आपने पहले कह दिया कि उनको कवि नहीं मानते जी ये सच कहा है मैंने, ये सच कहा है, इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है और इसको परख सकते हैं आप। लेकिन नेहा जी भी क्या करें, लोग यही तो पसंद करते हैं, यही सुनना चाहते हैं। आप अगर निगेटिव, ये आपने अच्छा विषय और अच्छी बात शुरू की है। लोग अगर जो पसंद करें और हम वही करने लगें और उसमें हम निम्नता के स्तर पर किसी विधा को लेकर चले जाएं, ये किसी भी सामान्य नागरिक से लेके किसी भी साहित्यकार या पत्रकार का ये धर्म नहीं है। हमें समाज को एक अच्छी दिशा देने वाले विषय को ही लेकर चलना होगा। लोग तो कुछ भी पसंद करते हैं, मैं वो शब्द यहां पर बोलना नहीं चाहता। बिल्कुल। तो क्या हम वो सब करने लगेंगे? ये बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि लोग जो चाहें हम वो करने लगें। हम जो चाहें, हमारा ये धर्म है, हम समाज के जिम्मेदार लोग जो चाहें समाज को एक सही दिशा में ले जाने के लिए वो होना चाहिए। समाज को हमें, अगर कहीं कुछ लोग, कुछ बच्चे दिग्भ्रमित हो रहे हैं, कहीं किसी गलत रास्ते पर जा रहे हैं, तो उन्हें सही रास्ते पर लाने का दायित्व तो हम सबका है, आपका है, मेरा है, उनका भी है। इनके इतने फॉलोअर्स हैं, इतने प्रशंसक हैं, उनके इस शैली को लेके भी। जी, ये शब्द आपने अच्छा यूज किया, शैली को लेकर के। हाँ, तो आप तो उनकी कोई है ही नहीं, विदा नहीं है। शैली को लेके जो उनके हाव भाव है, उस चीज को लोग पसंद करते हैं, नारी का जो सबसे बड़ी बात है कि अच्छा, आपको कोई इससे मतलब कुछ दबाव नहीं आया? किस तरह का दबाव? कि ये आपने क्यों कर दिया इसको? धमकियों भरा दबाव? धमकी खूब आया, या वापस खूब आया, समझौते का भी दबाव आया और धमकी भी आई। लेकिन राष्ट्र की अस्मिता की जहां बात है, वहां ना तो कोई समझौता हो सकता है ऐसे लोगों से और ना उनकी धमकियों से डरा जा सकता है। व्यक्तिगत गाली अगर दी होती तो शायद एक बार समझौता कर लेते। व्यक्तिगत गाली देती तो
हो सकता था, लेकिन राष्ट्र को अगर अपमानित किया है तो नहीं हो ये नहीं बर्दाश्त होगा। आप जब सबसे बड़े मंच को साझा करने का कुछ अनुभव बताइए। जी, मेरा सौभाग्य रहा है कि मैंने 3 बार दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले से भी कविता पढ़ी है। और लाल किले का ये वो मंच होता है जहां मैथिली शरण गुप्त ने पढ़ा है। मैथिली शरण गुप्त जी ने, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी ने वहाँ कविताएं पढ़ी हैं। हमारे राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने वहाँ, बच्चन जी ने, ऐसे महान कवियों ने जहाँ पर नेहरू जी बैठकर उस कवि सम्मेलन को सुना करते थे। क्या वहीं का एक प्रसंग है कि जब उसी मंच पर नेहरू जी इस कवि सम्मेलन का उद्घाटन करने के लिए मंच पर जा रहे थे, तो अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कुछ लोग कहते हैं कि ये दिनकर जी के साथ वाकया हुआ, कुछ लोग कहते हैं कि मैथिली शरण गुप्त जी के साथ हुआ, लेकिन मैं मानता हूं कि ये किसी कवि के साथ ही हुआ। तो जब लाल किले के मंच पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उद्घाटन करने के लिए जाने लगे तो उनका पैर फिसला सीढ़ी पर और वो गिरने को हुए, तो उन्हें दिनकर जी ने संभाल लिया। तो नेहरू जी ने उन्हें धन्यवाद दिया कि आपका धन्यवाद, वरना मैं तो गिर जाता। दिनकर जी ने तपाक से उनको उत्तर दिया, नेहरू जी, राजनीति जब जब डगमगाएगी साहित्य उसे संभाल लेगा। ये प्रसंग भी इसी से मिलता जुलता है। बिल्कुल मिलता जुलता है। अब यहाँ तो राजनीति डगमगा रही, तो उसी में और ज्यादा राजनीति, समस्या तो यही है कि ये राजनीति अगर डगमगा रही है तो वो डगमगाती राजनीति को संभालने की बात नहीं हो रही। यहाँ तो छिछलेपन पे जाके टीआरपी लेने की बात है, फॉलोअर्स बढ़ाने का उद्देश्य है विधायक। और कहीं ना कहीं आज वो भी किसी पार्टी के खेमे में अब खुल के आ गया, इसी प्रकरण के बाद खुल के आया है। उन्हें उत्तर प्रदेश की एक बड़ी विपक्षी पार्टी ने एक बड़े वकील से सुप्रीम कोर्ट के ले जाकर मिलाया है और सब जानते हैं, पूरा देश जान रहा है कि वो ले जाने वाले साथ में कौन है। वो साथ की फोटो भी आई और जिन बड़े वकील से मिले वो किस पार्टी से संबंध है उनका, ये सब क्लियर हो गया है, उनका क्या एजेंडा है। क्योंकि अगर वो जनता की बात कर रही होती, सिर्फ जनता की आवाज़ उठा रही होती, तो आज कोई एक सामान्य आदमी उनका सहयोग कर सकता था, जनता सहयोग करती। लेकिन वो जिस दल के लिए आवाज़ उठा रही हैं, भविष्य में जो आपने कहा कि विधायक बनना है, उनको सांसद बनना, टिकट चाहिए, राज्यसभा विधान परिषद चाहिए, वो उसमें अपना सफलता पाने के लिए आगे बढ़ रही हैं। आपको इस प्रकरण के बाद जी पब्लिक में ये इमेज जा रही है कि आप भाजपा के नुमाइंदे हैं, भाजपा के समर्थक थे, भाजपा ने आपके ऊपर हाथ, जैसे आपने कहा कि एक पार्टी ने वहाँ पे, ऐसे आपको भी लोग कह रहे हैं कि भाजपा की तरफ से आपने एफआईआर करवा दी। देखिए, जब मैं एफआईआर कराने गया, उसका एक दूसरा है पूरा मामला। मैं किन परिस्थितियों में गया, मैं अपने परिवार से मैंने अनुमति ली और सीधे चला गया। जब मैंने एफआईआर दर्ज कराई, मैं सीधे स्पष्ट करना चाहता हूं कि भाजपा के एक सामान्य कार्यकर्ता तक को नहीं पता था कि अभय सिंह निर्भीक इस देश का एक सामान्य नागरिक नेहा सिंह राठौर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने जा रहा है। किसी को नहीं पता था। ये गलत आरोप है कि मुझे भाजपा ने भेजा या मुझे योगी जी ने भेजा या मुझे मोदी जी ने भेजा। मुझे तो वो लोग जानते तक नहीं, तो भेजेंगे कहाँ से? और कौन किसको जानता है, ये सब देख रहे हैं। किसी कविता के माध्यम से आप सिद्ध करिए कि आप भाजपा या मोदी के। देखिए, मैंने कहा कि सरकार से प्रश्न करना साहित्यकार और पत्रकार का धर्म है और मैं ये करता हूँ। आपकी लेखनी में, मेरी लेखनी में है। मैंने अभी अप्रैल और मार्च में कविताएं पढ़ी, इसी सरकार से प्रश्न किया। पूछ रहा हूं सीएम के संग सभी जिलों के डीएम से, प्रश्न है मेरा दिल्ली की कुर्सी पर बैठे पीएम से, भ्रष्ट दलालों से सत्ता में साझेदारी किसकी है और किसानों की मृत्यु की जिम्मेदारी किसकी है। मैंने पश्चिम बंगाल के मुद्दे पर एक कविता लिखी है, मैं इन दिनों वो भी प्रश्न कर रहा हूं जी। मैं वो कविता आप तक पहुंचाना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों तक, कि 370 खत्म हुआ पीओके भी आ जाएगा। मैं प्रश्न कहां कर रहा हूं, आप सब समझिएगा। 370 खत्म हुआ पीओके भी आ जाएगा। वादा जितना आप निभाते उतना कौन निभाएगा। भारत से है अंत कर दिया पापी 3 तलाक का, जीवन भर गुणगान करेंगी मुस्लिम बहनें आपका। सब लोगों से हुआ नहीं जो काम तुम ही कर सकते हो, हमको है विश्वास हमारा दर्द तुम ही हर सकते हो। अब पश्चिम बंगाल देखकर दिल की आग धधकती है, तुम ही बताओ जान हिंदुओं की क्या इतनी सस्ती है। हिंदू के घर सुलग रहे हैं इनको कौन बुझाएगा, माँ बहनों की लुटती असमत आखिर कौन बचाएगा।
मोदी जी अब इस मुद्दे पर मौन तोड़ना ही होगा। सेना की बंदूकों का मुंह हमें मोड़ना ही होगा। क्रोधित स्वर में हमको अंतिम निर्णय तक बढ़ना होगा। दिल्ली को अब दृढ़ निश्चय का शिलालेख गढ़ना होगा। हिंदू तिल तिल तड़प रहा है, इसका भी कुछ जतन करो। बंग भूमि पर जिन्ना की इन औलादों का दमन करो। जिन्नावादी निकल पड़े हैं कश्मीर की राहों पर, गद्दारों को गोली मारो सरेआम चौराहों पर। इसी सरकार से मैंने ये प्रश्न किया है। क्या बात है। इसी सरकार से मैंने ये मांग की है इस विषय पर। ये कैसे कोई कह सकता है? लेकिन जब बात देश की अस्मिता, देश की सुरक्षा पर कहीं आएगी तो हमें देश के साथ खड़े रहना होगा। करेंगे। अगर मान लीजिए जी किन्हीं कारणों से जी वो आपके पास आके हाथ जोड़ें कि आप केस वापस ले लीजिए, क्योंकि धाराएं ऐसी लगी हुई हैं इस पे कि जेल तो जा सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, तो क्या करेंगे आप? देखिए, समझौता करेंगे? बिल्कुल नहीं। समझौते का मैंने पहले बताया कि प्रस्ताव आ चुका था और मैंने स्वीकार नहीं किया उसको। मैंने एक शर्त रखी, हाँ मैं स्वीकार कर लूंगा। मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है नेहा जी से। बस मेरा एक निवेदन है कि वो अपने सभी सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट डाल दें, एक वीडियो डालें कि आज के बाद मैं नेहा सिंह राठौर कोई भी ऐसा कंटेंट, कोई ऐसा वीडियो नहीं बनाऊंगी जो देश की अस्मिता के खिलाफ कोई दुश्मन देश हमारे देश के लिए प्रयोग कर सके। ये तो कोई ऐसा नहीं, ये तो कोई ऐसी डिमांड नहीं है जो पूरी ना की जा सके। लेकिन ये अगर वो कर देंगी तो उनकी सारी टीआरपी जो मिलियंस वो खत्म हो जाएगी। आप बात को समझिए। आप उनकी टीआरपी के पीछे पड़ गए हैं। नहीं टीआरपी, क्योंकि वो इस सस्ती लोकप्रियता से वो टीआरपी हासिल कर रही हैं, तो पीछे टीआरपी के पीछे नहीं पड़ा हूँ। जिस तरह से हासिल कर रही मैं उसके पीछे पड़ा हूँ, तरीके के पीछे पड़ा हूँ। कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए व्यक्ति को आपके हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल। इन्हीं शब्दों के साथ आज बस इतना ही, क्योंकि पॉडकास्ट लंबा हो गया। मैं दोबारा फिर वादा करता हूं कि मैं रिक्वेस्ट करके अभय सिंह निर्भीक जी के साथ मैं बैठूंगा। और बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने परिवार से ज्यादा अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि हमें और आपको आपकी जरूरत आपसे ज्यादा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।